तो कल की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल हमने मानव और मानव संबंधी जो क्रियाएं हैं उन पर अपनी दृष्टि डाली कि किस तरह से प्राथमिकी और द्वितीयक क्रियाएं जो है वह मानवीय सभ्यता के विकास, मानवीय सभ्यता के फैलाव और मानवीय सभ्यता के आर्थिक कह सकते हैं कि आर्थिक जटिल संरचना के पीछे काम करता है। ठीक है, आज ही उस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप मानव सभ्यता के विकास की एक नई रूपरेखा है। और ये रूपरेखा जो है ये बहुत पुरानी नहीं है, यानी कि यह दोनों क्रियाकलाप जो है वो आप कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी से शुरू हुई है। ठीक है, 18वीं शताब्दी से ये चीज चलती है। अब जब तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इन क्रियाकलापों के विकास की जो पूरी संरचना है वह किस प्रकार मानव के आर्थिक समृद्धि के लिए आज के समय में सबसे बड़ा कह सकते हैं आप कारक है। ठीक, सबसे बड़ा कारक है। आगे अब इसको आगे और समझें कि भारत के संदर्भ की बात करें तो तृतीय क्रियाकलाप यानी सर्विस, सेवा, ठीक है, यह क्रियाकलाप भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो सबसे अधिक जीडीपी देने वाला क्रियाकलाप है। यदि हम ट्रक ड्राइवर से लेकर हवाई जहाज उड़ाने वाले तक पायलट की बात करें तो उन सब की सेवा को हम किस में सम्मिलित करते हैं? उन सब की सेवा को हम सम्मिलित करते हैं तृतीय क्रियाकलाप के केंद्र में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना विख्यात और कितना जटिल है यह सेक्टर, जिसमें कि भारत की आप कह सकते हैं 70% से ज्यादा जीडीपी जो है वो इसी सेक्टर से निकल कर आती है, और हमारी जीडीपी को सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे अधिक पैसा देता है। ठीक, अब इसको आगे देखते हैं। तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तो यह क्रियाकलाप उत्पादन और विनिमय दोनों से सम्मिलित होते हैं, यानी कि यहां पर द्वितीय क्रियाकलाप जिसमें कि हमने फैक्ट्रीज, यानी उद्योग और उद्योग संबंधी सेवा। अब सेवा कैसे? तो ट्रक के माध्यम से यहां पे जो है वो क्या आएगा? कच्चा माल, है ना। तो ये स्टेज 1 हो गया। ट्रक के माध्यम से पुनः क्या जाएगा? जाएगा तैयार हुआ सामान। ठीक है, इन फैक्ट्रीज में कौन काम कर रहे हैं? वर्कर्स। ये क्या दे रहे हैं फैक्ट्री को? ये भी दे रहे हैं सेवा। ठीक है, तो इस पूरे संरचना में भी अगर आप देखें, यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप के भी अगर हम प्रणाली तंत्र की बात करें तो उस प्रणाली तंत्र में क्या काम कर रहा है? उस प्रणाली तंत्र में भी काम कर रहा है तृतीय क्रियाकलाप, यानी कि सेवा संबंधी जितनी भी चीजें हैं वो काम कर रही है। बिना सेवा संबंधी चीजों के क्या होगा? हमारी पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इसमें एक जो है घटना जो अभी अभी बीती है उसको याद करते हैं। क्या? तो कोरोना की महामारी शुरू हुई और लॉकडाउन
लगा मार्च के अंतिम हफ्ते में 2021 में। उस लॉकडाउन में क्या हुआ, तो इस तृतीयक क्रियाकलाप सेक्टर ने अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। ये शिफ्टिंग आपको इसी कोविड-19 के पैंडेमिक में देखने को मिला होगा कि जो स्कूल्स थे उनकी सेवा नहीं बंद हुई, कॉलेजेस की सेवा बंद नहीं हुई, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सब कहाँ शिफ्ट हुए, ये सब उस दौरान शिफ्ट हो गए ऑनलाइन, अपनी सेवा ऑनलाइन देने लगे। उसके बाद फैक्ट्रीज, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, वो बंद रहा, है ना, लेकिन सर्विस सेक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आईटी के लोग, लगे, ठीक है। फिर हाइब्रिड, यही मॉडल कोचिंग संस्थानों ने भी अपनाया, हाइब्रिड, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे प्राथमिकी क्रियाओं को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा, द्वितीयक क्रियाओं को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा, वहाँ सर्विस सेक्टर पे बहुत खासा असर कोविड-19 की महामारी में नहीं देखने को मिलता है, कारण कि अप्रत्यक्ष रूप से भी ये सुचारू ढंग से चलाए जा रहे थे। दूसरा, यहाँ पर जो हमारे कह सकते हैं बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, तो बैकबोन ऑफ इकोनॉमी क्या है, रेलवे है ना। रेलवे भी आपका सेवा सर्विस सेक्टर में आता है, परिवहन और संचार भी आपका तृतीयक क्रियाकलापों में आता है। तो रेलवे के पैसेंजर ट्रेन तो बंद थी, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेन जो थी वो बंद नहीं थी, यानी आप तक खाने के सामान, दवाइयाँ, दूध और इत्यादि जो जरूरत के सामान है वो पहुंचाए जा रहे थे ट्रक्स और रेलवे के माध्यम से। तो कुल मिलाकर सेवा कोविड महामारी में भी बंद नहीं था। सबसे बड़ा सेवा सेक्टर तो वो था आपका डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, जो कि निरंतर कोविड-19 महामारी में सेवा भाव से काम करते चले आए, है ना। उसके बाद कौन थे, तो हमारे पुलिसकर्मी, जिन्होंने निरंतर ध्यान रखा कि लोग जो हैं वो भीड़ में ना चलें, क्वारंटीन रहें, एकजुट ना चलें, मास्क पहनकर चलें इत्यादि। तो सिक्योरिटी सेक्टर, मेडिकल सेक्टर दोनों ने बहुत अच्छे से काम किया, और उस टाइम जो पैंडेमिक था उसको रेगुलेट करने में इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम है। तो यहाँ हमें इन सब चीज़ों से समझ में ये आता है कुल मिलाकर कि तृतीयक क्रियाकलाप जो है वो सच में हमारे उद्योग की रीढ़ की हड्डी है, हमारे प्राथमिकी क्रियाकलाप की रीढ़ की हड्डी है, और हमारे समूचे इकोनॉमी की भी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इसके बिना क्या होगा, इसके बिना जो है इतना जटिल अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकता। तो तृतीयक क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के सम्मिलित से होता है। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। मान लीजिए कोई चीज प्रोड्यूस हो रहा है, वो प्रोडक्शन कलकत्ता में प्रोड्यूस हुआ, मैन्युफैक्चर्ड इन कलकत्ता, या कोई प्रोडक्शन जो है चाइना में प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन ही ना मिले तो हमारे पास तो वो सामान नहीं आएगा। या कलकत्ता में कोई चीज़ बन रही है, उसको ट्रांसपोर्टेशन सुविधा ना मिले, सर्विस ना मिले, तो हम तक वो चीज़ नहीं पहुंचेगी, और हम तक नहीं पहुंचेगी या हम उपभोग नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग को फायदा नहीं होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के बूस्ट के लिए भी जो है वो सर्विस सेक्टर काम करती है, ठीक है। आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता था। अब अगर हम अर्थव्यवस्था के इतिहास को देखें तो सबसे पहले तो प्राथमिक क्रियाकलाप थे, कुटीर उद्योग थे, जिसका कि ट्रेड कॉमर्स किया जाता था। लेकिन उसके बाद एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक और जटिल प्रकार के रोजगार ने एक विस्तार स्वरूप दिया है। बिल्कुल, आज की अर्थव्यवस्था में
ऐसा भी रोजगार है जिसमें कि गूगल की एप्लीकेशन पे लोग रिव्यू देने के लिए डमीज को हायर करते हैं कि मेरे किसी वेबसाइट पे 10 लोग रिव्यू कर दें। इस तरह का भी कंसल्टेंसी सर्विसेज चल रहा है, तो वो रिव्यू दिलाने के लिए भी लोग कमीशन खा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जटिलता का स्वरूप ले चुका है आज का रोजगार और अर्थव्यवस्था। नलसाज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील इत्यादि जो हैं वो इस जटिल अर्थव्यवस्था की सेवादारों के रूप में सेवा मुहैया करा रहे हैं। इतना ही नहीं, सेवा की अगर जटिलता को हम देख लें, परख लें, जान लें, तो आज के दौर में क्या, कौन बताइए मुझे, आज के दौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इनको किन श्रेणी में रखेंगे आप? ठीक है, फैशन डिजाइनर, ठीक है, मॉडल्स, फूड ब्लॉगर, यूट्यूबर, ये सब जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसा सर्विस? एंटरटेनमेंट का। एक नया ही जॉनरा निकल कर आया है, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो ये भी सर्विस दे रहे हैं एंटरटेनमेंट का, टीवी और रेडियो के माध्यम से। क्यों? क्योंकि तृतीय क्रियाकलाप में संचार भी जो है एक सेवा का स्वरूप है, जिससे कि सेवा आपको मिल रही है। तो ये सारी श्रेणियां जो है दिन ब दिन और जटिल बनती जा रही है, रोजगार के स्वरूप दिन ब दिन और बदलते जा रहे हैं। तो ये आपको इस सेक्टर को एक एक्सपेंशन मोड पे पढ़ने और समझने के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर अगर हम लोग सबसे सरल भाषा में देखें तो वाणिज्य और व्यापार जो है वो आपका तृतीय क्रियाकलाप टर्शरी सेक्टर का एक अहम भाग है। कैसे? तो क्रय और विक्रय ये भी क्या है? लेन देन, यानी खरीद और बेच। खरीद और बेच की व्यवस्था में भी क्या है? सर्विस है। आप उसी चीज को खरीदेंगे जो आपके लिए बेस्ट है ना? तो ये भी फुटकर यानी रिटेलर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य के सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्योग लाभ है कमाना। ये सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। व्यापार के भी छोटे बड़े केंद्र हैं। एक आपका जो होता है वो ग्राम, जहाँ पे हाट लगता है, हाट का कल्चर है, हटिया लगता है छोटे बड़े, उस तरीके से। ठीक है, फिर नगरों में है, जैसे भारत में मीना बाजार आपको हर शहर में मिलेगा। आपके शहर में है मीना बाजार? हाँ हाँ, तो मीना बाजार हर शहर में दिखाई पड़ता है, ये भी एक बाजार है। ठीक है, जहाँ पे आपको मोस्टली जो है वो साज सज्जा की चीजें मिलती हैं। उसके बाद बड़े नगरों में तो आप आज के टाइम पे देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, मॉल्स बन गए हैं। दुबई में तो शहरों जितने बड़े मॉल्स हैं, ऐसा सुनने को आता है। तो यहाँ पर व्यापारिक केंद्रों और ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है, यानी बांटा जा सकता है। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। वहाँ के लोग जो छोटा बहुत शिल्पकारी किया, कार्य किया, उसको उस हाट में आकर बेचते हैं। यह अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, यानी कि केंद्र गांव और नगर के बीच में एक क्षेत्र होता है, जो ना आधा शहर है और आधा गांव है। तो उस केंद्र में जो है लोग अपनी चीजें खरीद बेच करते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादिक बाजार अंतरालों पर स्थानीय आबादिक बाजार होते हैं, यानी कि गांव में एक साथ बाजार आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि एक शॉप अगर आपको एक मोहल्ले में देखने को मिलती है, तो दूसरी दुकान हो सकता है दूसरे मोहल्ले को छोड़कर तीसरे मोहल्ले में देखने को मिलेगी। एक साथ लगातार नहीं है, कारण कि वहां पे उपभोग जो है वो बहुत कम चीजों का है, प्राइमरी है। ठीक है, और उपभोक्ता के लिए भी लोग जो है वो उतने ज्यादा डाइवर्स नहीं है। तो एक शहर में मान लीजिए हर घर का अगर आप उपभोग
प्रणाली को समझते हैं तो टोमेटो केचप है ना, सनस्क्रीन, बटर, डिओड्रेंट, टूथब्रश, ठीक है, मशीन डिटर्जेंट इत्यादि, ये सारे जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा शहरों में। लेकिन वहीं अगर आप गांव में देखेंगे तो गांव में मुख्यतः क्या चाहिए उनको, इतने में ही उनका जो एकदम बेसिक प्रीमाइज रिक्वायरमेंट है वही होता है। इसलिए गाँव में बहुत ज़्यादा आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे दुकानें नहीं देखने को मिलेगी। आवधिक बाजार है, यानी कि थोड़े थोड़े दूर पर है। नगरीय बाजार केंद्र अधिक विशिष्ट और विस्तार वाले केंद्र हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उपभोक्ता जो है वो अत्यधिक है, उपभोक्ता के जो आयाम है वो अधिक है और बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो जाते हैं। तो अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर, पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। फुटकर व्यापार यह वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। फेरी, रेड़ी, ट्रक, द्वार, डाक, आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीन तथा इंटरनेट फूड बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है। रिटेलर्स जो कि थोक में सामान खरीदते हैं और आपके डोर तक, दरवाजे के पास वो दुकान होती है। रिटेलर की दुकान कहाँ है? आप घर से निकले आपको दुकान दिखती है, वो रिटेलर शॉप है, जिससे आप क्या ले सकते हैं, आप अपनी रोजमर्रा की चीजें ले सकते हैं। ठीक है। थोक बाजार वो बाजार है जहां पर चीजें जो है वो थोक में लेनी पड़ती है। आप दुकान से एक लेंगे ना कोई सामान, या दो लेंगे मुश्किल से, लेकिन जब आप थोक बाजार जाते हैं तो वहां पे आपको वही चीज 50 लेनी पड़ेगी, 100 लेनी पड़ेगी। तो वो थोक बाजार का जो मैकेनिज्म है वो आम लोगों के लिए नहीं बना हुआ है, वो फूटकर बाजारों वाले लोगों के लिए बना है। थोक से वो आता है फूड रिटेलर के पास और रिटेलर से आता है घरों में। तो ये सिस्टम जो सर्विस का है ये भी आपके तृतीयक क्रियाकलाप का एक भाग है। अब थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों द्वारा होता है, ना कि फूटकर भंडारों द्वारा। यहाँ पे जो बिचौलिए हैं वो काम करते हैं, थोक बाजार का एक बड़ा विस्तार होता है अपना ही। अब क्या है? परिवहन। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों, निर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम किया जाता है। जैसे ट्रक द्वारा फल, सब्जी, दूध, दही, ये सारी चीजें जो है एक जगह से दूसरे यानी कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है, उसका उसमें सर्विस मिलता है, वो आपके परिवहन द्वारा किया जाता है। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी, लागत दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा करने वाले लगे समय के साधन के संदर्भ में जोड़कर आपके सामान के साथ उसका कर जोड़ लिया जाता है। यानी कि कोई सामान यदि पहाड़ों पर जा रहा है तो वो महंगा होगा। क्यों? क्योंकि उसको ले जाने का लागत जो है समतल मैदान से के मुकाबले पहाड़ों पर पहुंचाने में अधिक होता है। इसीलिए जब आप जब आप मनाली जाते हैं तो 13 रुपए के पैकेट वाली जो मैगी है ना, मनाली में आप 100 रुपए का खाते हैं। क्यों भाई? 100 रुपए का? कि घर पे, यहाँ पे तो दिल्ली में तो 13 रुपए का एक पैकेट मिलता है, तो वो घर लाके आप बना के खा सकते हैं। लागत कुल मिला के मान लीजिए हो गया 20 रुपए का। तेल लगा, सब्जी लगा, ईंधन लगा, है ना। लेकिन यही मैगी आप मनाली में खाते हैं 100 रुपए का। कारण कि यहाँ पे परिवहन का जो पूरा कर है वो बढ़ जाता है वहां तक सामान पहुंचाने में। ठीक है, वहां तक सामान पहुंचाने में ईंधन का खर्च, जो सामान पहुंचा रहा है उसका सर्विस चार्ज, क्योंकि मेहनत ज्यादा करेगा पहाड़ पे सामान ढोने के लिए। तो ये सब मिलाकर जो है वो कर 100 रुपए बनता है। क्योंकि 100 अगर वो नहीं लेगा तो इसके पीछे जितना भी कर उसको देना है वो नहीं दे पाएगा। इसीलिए आगे संचार। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों का आदान प्रदान है एक भाग से दूसरे भाग में। ठीक है,
तथ्यों और विचारों का प्रेषण भी सम्मिलित है, यानी कि जो भी हम सोचते हैं उसको हम लिखते हैं किताब के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। लेखन और आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया है। लेखन और आविष्कार ने यानी कि गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया, लेखन को संरक्षित और लेखन के प्रतिपादन के उत्पादन को बढ़ा दिया, जिससे कि आज हमारे पास किताब के अन्य तरह के फॉर्मेट्स हैं, है ना। और उसके बाद दूरसंचार, दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकियों के विकास से जुड़ा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल फोन, है ना, माइक्रोफोन, ठीक है, वॉकी टॉकीज। तो दूर संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों को भेजे जाने की गति के कारण इससे संचार में क्रांति ला दी है। रेडियो, ग्रामोफोन, ग्रामवेल ने इंट्रोड्यूस किया, टेलीविजन, है ना। उसके बाद मोबाइल फोन आया, मोबाइल फोन में ही आपका टीवी फॉर्मेट आ गया कि अब आप चैनल्स जो हैं वो फोन में ही देख पाते हैं। तो जितना ज्यादा हम तकनीक की तरफ बढ़ते चले गए हैं, हमारे संचार और दूर संचार के माध्यम भी जो है वो बहुत ज्यादा विख्यात हो गए हैं। अब क्या होगा, संचार और दूर संचार का माध्यम जो आने वाले समय में आएगा वो है मेटा, क्योंकि ये भी चूंकि सर्विस सेक्टर का पार्ट है आपके, संचार और दूर संचार। तो मेटा है क्या, आप लोगों ने मेटाफिजिक्स पढ़ा है या मेटाफिजिक्स टर्म को जानते हैं? इसमें एक शब्द जुड़ा है मेटा, नहीं। मेटा वो टर्म है जिसमें कि वर्चुअल रियलिटी की बात होती है। आप सबने गेम खेला होगा पबजी, या नहीं खेला है? भारत में उसका फॉर्म है फौजी। तो वर्चुअल रियलिटी क्या वो चीज है कि मान लीजिए कि आपने एक चश्मा पहना, ठीक है, चश्मा पहन लिया, उस चश्मे को लगाने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो हैं किसी और जगह पर पहुंच गए हैं। अब आप वो जगह अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, आप पहाड़ पे हैं या आप पानी में पहुंच गए हैं, और आपका शरीर जो है वैसे ही झटके खाता है, क्योंकि आपका मेंटल कॉन्शियसनेस को आपका आई साइट जो है वहां पर ले जाता है। तो जैसे ही आप गिरने वाले होंगे आपका शरीर भी झटका खाता है, और यही है वर्चुअल रियलिटी। मेटा संचार का माध्यम यही क्या करने वाला है, यही डेवलप करने वाला है। अब जैसे कि आज हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है अपने दूर संचार में, हमने तकनीक के इस्तेमाल से इंट्रोड्यूस कर दिया वीडियो कॉलिंग, है ना। कोई कभी सोच सकता था आज से 15 साल पहले कि कुछ ऐसी तकनीक आ जाएगी जिससे कि मैं दिल्ली हूं और मैं अपने घर पे बैठे हुए अपने माँ बाप से फेस टू फेस बात कर पाऊंगी? नहीं सोचा था हमने, लेकिन ये हो पाया तकनीक के निरंतर विकास के कारण, ठीक है। अब ये तकनीक के विकास पर भी एक क्रियाकलाप है जिसको कि अलग संदर्भ और अलग कंटेक्स्ट दे दिया गया है। तो इस तकनीक के विस्तार ने हमें वीडियो कॉलिंग तक ले गए हमें, ठीक है। इसी तकनीक के विस्तार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिया है आज हमें, चाहे कि वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, थ्रेड हो, या ट्विटर, स्नैपचैट इत्यादि। इसी दूरसंचार माध्यम ने हमें टेलीविजन और सिनेमा के साथ साथ ओटीटी दिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जिसमें कि अमेजन है, नेटफ्लिक्स है, सोनी लिव है, हॉटस्टार वीआईपी है,
है ना। तो ये सब सर्विस हैं जो आपसे सर्विस टैक्स चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो कॉलिंग के साथ एक नया जो हमारे पास कह सकते हैं तकनीक ने इन सब चीजों के पीछे जो चीज खर्च होती उसका निर्माण किया, वो था इंटरनेट, यानी कि ग्लोबल वेब डेवलपमेंट। पहले क्या था, पहले आप इंटरनेट जब टैरिफ्स में नहीं था, यानी कि फोन के पैसे में नहीं जुड़ा हुआ था, तो घर में इंटरनेट की सुविधा के लिए क्या करना पड़ता था, ब्रॉडबैंड लगाना पड़ता था। अगर आप लोगों ने देखा होगा, ब्रॉडबैंड उस टाइम पे बीएसएनएल और वोडाफोन का ही आता था और एयरटेल का। तो वो एक पेन ड्राइव की तरह होता था, उसको आप अपने लैपटॉप पे कनेक्ट कीजिए, उसको चार्ज कराना पड़ता था लगभग 1300 रुपए का 3 महीने का, जो कि बहुत ही महंगा था उस समय। तो ब्रॉडबैंड जब तक आपने नहीं लगवाया, छोटा वाला मॉडेम वाला, तब तक आप अपने लैपटॉप में इंटरनेट की सुविधा को नहीं शुरू कर सकते थे। लेकिन इसके इस्तेमाल के विख्यात को या विस्तार करने के लिए क्या किया गया, टैरिफ्स को कम किया गया। है ना, टैरिफ्स कम हुए तो आज आपके पास क्या था, जियो ने 1 महीने का स्मार्ट रिचार्ज फ्री कर दिया। और हमारे घर घर अगर आप देखेंगे कि डिश का जो छत्ता है वो यदि आपको एक स्लम में भी मिलता है, तो एंड्रॉइड सेट जो फोन है वो भी आपको हर घर में आज के टाइम पे देखने को मिलता है। ये क्या है, ये आपके दूर संचार का पूरा पूरा आपको प्रणाली तंत्र देखने को मिलता है, किस तरीके से उसने एक जटिल और विख्यात स्वरूप ले लिया है। तो ये सब समझने के बाद हम वापस आते हैं मेरे सवाल पे कि मेटा क्या है ना। मेटा आगे आने वाले समय का वर्चुअल रियलिटी है, जिसमें कि मान लीजिए आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, आप अपने जन्मदिन का केक कट कर रहे हैं और आप अपनी माँ को बहुत मिस कर रहे हैं, तो आप अपने फोन को डायरेक्शन देंगे कि मुझे अपनी मम्मी को मेटा कॉल करना है। मेटा कॉल में क्या होगा कि माता जी का रिफ्लेक्शन जो है वो वीडियो कॉल के माध्यम से आपके रूम में खड़ा हो जाएगा, उनका प्रतिबिंब खड़ा हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होगा कि मान लो हूबहू जो है माता, आपकी मम्मी का प्रतिबिंब या आपकी माँ जो है आपके कमरे में बैंगलोर या पुणे या दिल्ली में है अपने गांव से। ये मेटा करेगा, यानी कि रियलिटी को दिखाएगा वर्चुअल माध्यम से। तो देख सकते हैं आप कि विकास, संशोधन, विकास, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान ने तकनीक के कितने सारे आयामों को खोलकर सामने रख दिया है। हमारे आने वाले समय में हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वर्चुअल रियलिटी के कुछ और नोट्स को खोल ले। यानी कि पहले जमाने में होता था ना माइथोलॉजीज में कि आंख बंद कर रहे हैं ऋषि मुनि और वो हिमालय पे पहुंच जा रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ दूर संचार का जो पूरा पूरा प्रावधान हो सकता है हमारे जीवन में भी आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये सब डेवलप करने के साथ साथ ही मैंने आपको डेफिनेशन भी दे दिया है कि सेवाएं क्या है। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योग को चलाती हैं, सेवाएं जैसे पंसारी की दुकानें, धोबी घाट, उच्च स्तरीय सेवाएं, लेखाकार, परिवहन, दूर संचार, ऊर्जा, जल आपूर्ति जैसी सेवाएं जो हैं यह बहुत ही मुख्य सेवाएं हैं, मुख्य सेवाएं हैं। फिर दूर संचार, दूर संचार भी समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों के पूरे विश्व में जाल सा बन गया है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार में क्रांति ला दी है। मुझे याद है कि 1990 में कुछ मूवीज आ रही थी जिसमें कि जीमेल या ईमेल करने को कंप्यूटर से दिखाया जा रहा था भारत में भी, है ना। और वो एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट था जो वेस्ट से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आज अगर आप बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को देखें और उनके टर्नओवर को देखें, जैसे कि गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, जिसमें कि आपका फेसबुक और व्हाट्सएप है, ये सारी जितनी कंपनियां हैं जो कि आपके सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया से रन होती हैं, इन सब का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। वो क्यों? क्योंकि उनके पास सेवा है और सेवा लेने वाले दुनिया भर में इतने सारे उपभोक्ता हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता केंद्र संबंधी क्रियाकलाप जो है आपको सबसे जल्दी तुरंत
कि आपको क्या करता है, आपको कैपिटल मुहैया कराता है, क्योंकि हर किसी को आज के समय में एक अच्छी सेवा चाहिए, एक नए तरीके की सेवा चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या था, मुझे याद है 2014 के आसपास व्हाट्सएप आया ही था, और व्हाट्सएप के यूजर्स इंडिया में मात्र नाम मात्र थे, यूथ जनरेशन में ही था। लेकिन आज आप व्हाट्सएप देखिए तो हर घर में हर किसी के पास है। फेसबुक ऐसे ही जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत कम लोग उसको चलाते थे, लेकिन उसके बाद उसके उपभोक्ता बढ़ते चले गए, और आज आप देखिए तो शायद ही कोई बहुत वैसा इंसान होगा जो फेसबुक पर नहीं, हालांकि मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आम जनमानस के संदर्भ में बात कर रही हूँ कि फेसबुक पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, जो नहीं है। ठीक है, तो ये हमने सिस्टम समझा कि किस तरीके से तृतीय क्रियाकलाप जो है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हमें पढ़ना हो, समझना हो कि कितने आयाम हैं तृतीय क्रियाकलाप के, तो वो हम यहाँ पर क्लास में देखेंगे। ठीक है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तृतीय क्रियाकलाप को हम लोग मुख्यतः सेवा सेक्टर के रूप में जानते हैं, सर्विस सेक्टर के रूप में इसको समझते हैं। सेवा सेक्टर, तो सबसे पहले है आपका तृतीय क्रियाकलाप। फिर चतुर्थ, फिर पंचम, ठीक है, तो ये तीन श्रेणियों में ये बांटा गया है, और ये सारी श्रेणियां जो है वह उपभोक्ताओं को सेवा मुहैया कराने के लिए ही उपयोग में लाई गई है। तो तृतीय में क्या है, व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं। सेवाएं, ठीक है। चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या है, तो सूचना आधारित, अनुसंधान विकास आधारित, ठीक है। उसके बाद आपका पंचम क्रियाकलाप है। पंचम में क्या है, विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शकर्ता, ये सब आपके पंचम क्रियाकलाप के सेवा सेक्टर के भाग हैं। ठीक है, व्यापार में क्या, तो व्यापार में आपका है थोक और फुटकर। संचार में टीवी, रेडियो, फोन। परिवहन में क्या होगा, जल, रोड, वायु, रेल। सेवाएं, डॉक्टर,
वकील, इंजीनियर, है ना। और यहाँ पे सूचना आधारित क्या हो सकता है, तो बैंकिंग, बीमा, बीमा, म्यूचुअल फंड, ठीक है। और अनुसंधान विकास आधारित, अनुसंधान विकास में क्या होगा, तो इसमें होगा आपका दवा, रोबोटिक्स, जिसमें कि आपका क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और पंचम क्रियाकलाप विशेषज्ञ निर्णयकर्ता परामर्श, थिंक टैंकर्स, साइंटिस्ट, ये सब यहाँ पर जो है पंचम क्रियाकलाप की श्रेणी में आएंगे। लेकिन मुख्यतः ये तीनों केंद्र जो है वो सर्विस सेक्टर को डिनोट करता है, सेवा को, ठीक है, ये सेवा को डिनोट करता है। तो आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की कितनी जटिल क्रियाओं को हमने यहाँ पर एक श्रेणी में देखा, समझा, है ना। तो ये हमें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देता है कि जिससे कि हम ये समझ पाए कि कितनी जटिल प्रक्रियाओं से होकर हमारा सर्विस सेक्टर जो है आज भारत या विश्व की जीडीपी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। तभी आप देखेंगे कि एक विकसित देश का आधी से ज्यादा आबादी जो है वो सेवा सेक्टर में ही लगी होती है, क्योंकि उससे आपकी आर्थिक उन्नति होती है, देश की आर्थिक उन्नति होती है। और विकासशील देशों में जितना सेवा सेक्टर जो है उसमें कमी होती है, उतना ही जीडीपी का जो आर्थिक संबलता है वो घटता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब सेवा सेक्टर में एक और सेक्टर है जो कि आपके सर्विस सेक्टर का भाग है, लेकिन उसको भी एक अलग कंटेक्स्ट में आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा भी मतलब बहुत सारे कंटेक्स्ट हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो पहला कॉन्टेक्स्ट है आपका पर्यटन। अब आपको पता है किसी भी देश का टूरिज्म जो है उसकी जीडीपी और उसके वैश्विक सराहना का एक अहम भाग है। अब जैसे हम लोग मान लेते हैं श्रीलंका, है ना। श्रीलंका की इकोनॉमी को अगर हम देखें ठीक है, इसकी इकोनॉमी का आप कह सकते हैं 50% से भी अधिक जो है वो पर्यटन से निकल कर आता है। ठीक ऐसे ही इटली है एक देश यूरोप का, है ना। इटली का भी जो है आप 80% जीडीपी कहां से निकल कर आ रहा है, पर्यटन से निकल कर आ रहा है, क्योंकि वहां लोग घूमने जाते हैं, वो बहुत सुंदर देश है, ठीक है। तो इस पर्यटन ने जो है एक अलग सेवा सेक्टर को मजबूती दी है। मजबूती दी है, सेवा सेक्टर यहाँ पे मजबूत हुआ है। क्यों? अब जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो अभी अयोध्या कॉरिडोर बना है, यानी कि वहां पे क्या है, कल्चरल टूरिज्म है। लोग अपनी आस्था का पर्यटन, एक आस्था का पर्यटक स्थल वो बनकर उभरा है भारत के हिंदुओं के लिए, विश्व के हिंदुओं के लिए।
तो अब क्या है, अयोध्या के विकास के साथ वहां के रहने वाले लोगों के जीडीपी, उनके विकास और उनके इनकम के स्रोत जो है वो बढ़ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि पर्यटन एक तरह से हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक से मेरा तात्पर्य है कि संपूर्ण सेवा सेक्टर प्रणाली के तंत्र में संपूर्ण सेवा सेक्टर प्रणाली है। यानी कहीं का पर्यटन यदि बहुत अच्छा है, सुधरा हुआ है, तो वो कई तरह के सेवा सेक्टर के बिजनेस को जन्म देता है। ठीक है, क्या? तो परिवहन है ना, और क्या? होटल, रिजॉर्ट, गाइड, फूड, रेस्तरां इत्यादि। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे मार्केट है ना, ये सब चीजों को वहां पे सेवा सेक्टर का एक हॉलिस्टिक ग्रोथ देखने को मिलता है पर्यटन से ही। तो पर्यटन अपने आप में ही एक संपूर्ण सेवा तंत्र प्रणाली है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि पर्यटन का आकर्षण क्या क्या होता है, क्योंकि जबकि हम सेवा तंत्र प्रणाली को देख रहे हैं तो पर्यटन के आकर्षण को भी देखते हैं। तो आकर्षण में है वहां पे वहां का इतिहास एवं कला, दूसरा है जलवायु, तीसरा है भौगोलिक चित्रण, चौथा है परिवहन, के यंत्र हैं या नहीं, यंत्र की उपलब्धता। आप मान लीजिए कोई जगह बहुत सुंदर है लेकिन वहां तक पहुंचने वाला जो रोड है वो पूरा गड्ढा, उबड़ खाबड़, 3-4 घंटे एकदम आदमी अपनी हड्डियां तुड़वा ले गाड़ी में तब उस जगह तक पहुंचे सिर्फ वो घूमने के लिए, तो वहां पे बहुत पर्यटन जाएगा नहीं। पर्यटन को आकर्षित करने के लिए आपको उस जगह के आसपास के क्षेत्र को और मायनों में विकसित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आकर्षण के केंद्र में ये सारी चीजें दिखती हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक संपूर्ण सेवा तंत्र प्रणाली है। इसीलिए किसी भी देश को अपने जीडीपी का कुछ भाग जो है वहां के पर्यटन तंत्र को सुधारने में बिल्कुल खर्च करना चाहिए। और क्या हुआ, अब बात श्रीलंका की करते हैं। तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कोविड के बाद इसीलिए भी चरमराई कि वहां पे कोविड के 2 सालों में टूरिज्म जो था वो बिल्कुल ही ना के बराबर आया, और इन्फ्लेशन तो खैर बढ़ा ही, सरकारी पॉलिसीज जो थी वो भी फेल्ड हुई कुछ तरीकों से। तो इस कारण, यानी कि उसमें एक कारण आपका पर्यटन का फेल होना भी है, जिसके कारण पर्यटन श्रीलंका में फेल हुआ, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि अराजकता फैली। क्यों? क्योंकि वहां की आर्थिक गतिविधियां जो है वो ऐसी हो गई जिसमें कि आप जिंदा रह जाएं, यही बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो ये आपको तृतीय क्रियाकलाप क्षेत्र में समझने की आवश्यकता है। हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग आगे। हाँ, यहाँ पर अब मैंने तृतीय क्रियाकलाप समझा दिया। उसके बाद विभाजन है सेवा सेक्टर में चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप के बारे में। ठीक है, तो चतुर्थ क्रियाकलाप को आप कह सकते हैं कि सूचना, संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्ण अथवा सूचना व उत्पादन भी चतुर्थ क्रियाकलापों में विकास और अनुसंधान जुड़ा है। प्रौद्योगिकी, कुशलता, प्रक्रिया, सामर्थ्य से संबंध सेवाओं से उन्नत नमूने के रूप में देखे जा सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड प्रबंधकों से लेकर परामर्शदाताओं की वृद्धि हुई। म्यूचुअल फंड है, बैंकिंग है, एफडी है ना, यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी डीलिंग है। ठीक है, ग्लोबल
बिजनेस मीट और ग्लोबल इन्वेस्टर्स ये आपके चतुर्थ क्रियाकलाप यानी क्वार्टरनरी सर्विस सेक्टर का भाग है। अब इसके बाद है आपका पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। इनमें ज्ञान आधारित उद्योगों पर केंद्रित होते हैं, उच्च वेतन वाले काम और विशेष प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्वर्ण कॉलर वाले लोग, यानी भी किसी देश के थिंक टैंकर्स, साइंटिस्ट, ठीक है, बड़े राइटर, एकेडमिशियन, बड़े डॉक्टर्स जो कि रिसर्च में हैं, ये सारे लोग जो हैं वो किस में आते हैं? पंचम क्रियाकलाप क्यूनरी सर्विस सेक्टर में आते हैं। ठीक, और जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इत्यादि, ये सारे क्या हैं? क्यूनरी सर्विसेज के लोग हैं। ठीक है, या बड़े वकील जो हैं, बड़े पेशा वकील जो इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं जिन्होंने कुछ अच्छा रिसर्च किया और नोबेल के लिए नॉमिनेटेड हो गए, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जो कि रामन मैग्सेसे अवार्ड जिनको मिल गया हो या वो भी नोबेल के लिए पुरस्कृत हैं, कोई ऐसा इंसान जो संयुक्त राष्ट्र में जाकर काम कर रहा हो, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ये सारे लोग जो कि बहुत बड़े बड़े सेवा प्रतिनिधित्व को अपनाते हैं और सेवा प्रतिनिधि विशेष प्रतिनिधि बनते हैं किसी भी काम के, उनको पंचम क्रियाकलाप के उच्चतम स्तर में डाला जाता है। ये वर्किंग यानी सर्विस सेक्टर के सबसे हाई प्रोफाइल सेगमेंट के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है कलाप को संबंधित सिस्टम को हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि किस तरीके से सर्विस सेक्टर आज एक जॉब गिवर के रूप में सामने आया है ना, जॉब गिविंग है। तो अगर हम एग्जाम्पल बेंगलुरु का व्हाइट वैली, विश्व में सिलिकॉन वैली, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भारत में भी बन रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो जोन्स जो केंद्र सरकार द्वारा फंड करके निर्मित किए जा रहे हैं, जहां पर कि कंपनीज आए, अपने ऑफिसेस खोलें, अपना सेटअप खोलें और जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिले। तो इस तरीके का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ना, इसने एक नए तरीके के सेक्टर को बहुत डाइवर्स किया, उसमें जॉब्स, उसमें अपॉर्चुनिटीज, कंज्यूमरिज्म की सेवाओं को बहुत बढ़ाया, विख्यात किया, और जिससे कि आज आप कह सकते हैं कि हमारा रोजगार जो है, रोजगार का जो पूरा तंत्र है वो बहुत ज्यादा विख्यात हो गया है। यानी हम 2-3 चीजों में ही उलझे हुए नहीं हैं। और भारत के संदर्भ में तो देखें 1990 तक हमारे पास रोजगार से जुड़े जो मुद्दे थे वो बहुत ही कम थे, है ना। लेकिन 1990 के बाद, क्योंकि अगर 1980 के पहले की बात करें तो भारत में कॉमर्स की पढ़ाई भी नहीं थी। कॉमर्स की पढ़ाई का इंट्रोडक्शन भी है कि लेट 20th सेंचुरी में हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ। तो लेकिन 1990 के बाद जब क्या आ जाता है, जब एलपीजी मॉडल आ जाता है इंडिया में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब हमें देखने को मिलता है सेवा सेक्टर का एक नया आयाम जो बहुआयामी था। क्योंकि भारत का हमेशा से अगर आप चित्रण देखें तो यूथ सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा रहा है, एक बड़ा मार्जिन, एक बड़ा जनसंख्या की जो है वो यूथ सेक्टर है। तो यूथ
सेक्टर को डिप्लॉय करने के लिए, यूथ सेक्टर के सही उपयोग के लिए ये सेवा सेक्टर जो है बहुत ज्यादा काम में आया। कैसे, तो आप सबको मैंने पहले भी डिस्कस किया था एक, है ना। अब आउटसोर्सिंग मतलब कि अब जैसे अमेरिका में एक कंपनी बनती है, ठीक है, अब उस कंपनी का हेड वहां पर बैठा हुआ है। अब वो हेड सोचता है कि मुझे चाहिए 50,000 लोग जो मेरी कंपनी में काम करें। लेकिन वो 50,000 लोग यदि वो अपने देश में लेता है तो उसे क्या पे करना पड़ेगा? यूएसडी, डॉलर्स, है ना। तो वो सोचता है कि समूचे विश्व में कौन से ऐसे देश है जहां की पॉपुलेशन कंजक्शन बहुत अधिक है, तो वो आते हैं भारत। ठीक। अब वो भारत में नए नए शहर तलाशते हैं जहां पर उनको मिल सके क्या? युवा जो कि उनके लिए काम कर सके। तो उन्होंने तलाशा गुड़गांव यानी गुरुग्राम, उन्होंने तलाशा नोएडा, उन्होंने तलाशा बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, ठीक है, भोपाल, ऐसे करके उन्होंने सिटीज तलाशे जहां पर वो अपने क्या कर सकें, अपने आउटसोर्सिंग प्लांट्स को डिप्लॉय कर सकें। यानी वहां पे लगा सके अपने प्लांट्स, और जहां पर क्या करें, तो वहां पे इनको मिल गए बहुत सारे युवा जो कि इनके लिए काम करेंगे क्योंकि उनको चाहिए जॉब, है ना। और जहां पे अमेरिका में एक आदमी के हायरिंग पे उनको खर्च पड़ रहा था, मान लीजिए कि $50,000 का, क्योंकि वहां का करेंसी वो है $50,000 का, तो $50,000 अगर भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो लगभग 4.5 लाख रुपया। 4.5 लाख रुपए में उन्होंने कितने लोगों को हायर कर लिया? उन्होंने हायर कर लिया 10 लोग। तो उनका मार्जिन ऑफ एक्सपेंडिचर जो था वो घट गया और वर्क प्रोडक्शन क्या हुआ? बढ़ गया, है ना। तो इस तरीके से आउटसोर्सिंग से विकासशील देशों में क्या आया? रोजगार आया, और विकसित देशों के एमएनसीज ने बहुत सारे बल्क हायरिंग करके क्या किया? अपनी कंपनीज को एमएनसीज में डेवलप कर लिया, है ना। तो ये सर्विस सेक्टर किसने प्रोवाइड किया? सर्विस सेक्टर प्रोवाइड किया डेवलपिंग नेशन ने। डेवलपिंग नेशन को क्या मिला? बल्क जॉब। डेवलप नेशन के एमएनसी को क्या मिला? रेवेन्यू। ठीक है, इससे क्या हुआ? और एक्सपेंशन। इससे क्या हुआ? और जॉब क्रिएशन, और जॉब्स निकली, और भर्तियां हुई, और इससे पुनः जो है इकोनॉमिक साइकिल जो है वो चला। ठीक है, तो ये है आपके आउटसोर्सिंग का मॉडल, जो कि आपके सेवा सेक्टर यानी कि तृतीय सेवा सेक्टर का एक बहुत बड़ा भाग है। अब इस आउटसोर्सिंग में सिर्फ ऐसे लोगों को ही ना देखें, भारत से ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है वो भी आपके आउटसोर्सिंग का ही तो भाग है।
यानी कि यहाँ के आईआईटी से पढ़ के लोग कहाँ काम करने जा रहे हैं? काम करने जा रहे हैं कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में। यहाँ भारत के अच्छे डॉक्टर्स कहाँ काम करने जा रहे हैं? वो जा रहे हैं अमेरिका में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, यूके के कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। भारत के बहुत बड़े अच्छे अच्छे शिक्षाविद एकेडमिशियंस कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, है ना। तो ये आउटसोर्सिंग सिर्फ लेवल डी के स्तर पे आप ना देखें, ये क्विटनरी और क्विनरी सर्विसेज में भी आउटसोर्सिंग हो रहा है, जहां पे इनको अच्छे पेमेंट के मॉड्यूल्स मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि भारत के साथ जो है हेल्थ टूरिज्म भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि भारत का हेल्थ टूरिज्म किसी अन्य देश के मुकाबले क्या है? अन्य देश के मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ता है। तो अफ्रीका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका के लोग भारत आते हैं, क्योंकि जिस कॉस्ट में वो अमेरिका और यूरोप जाएंगे उससे आधी लागत में वो भारत में आकर एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को ले पाते हैं। तो इंडिया में जो हेल्थ सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वो भी बहुत अच्छा है। हेल्थ सर्विस भी यहाँ पर कम कॉस्ट में अच्छी मिल जाती है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हम सिर्फ सर्विस ही आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून दिलीप। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पूरा हमने सिस्टम समझ लिया कि कैसे काम करता है। ठीक है। अब हम लोग जो क्लास आगे बढ़ेगी उसमें हम सेवा सेक्टर से ही जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे, जो है आपका परिवहन और संचार। इसको आज और कल की क्लास में ही पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत के कंटेक्स्ट में भी आपको परिवहन और संचार मुझे पढ़ाना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डायमेंशन है आज की क्लास का, वो है परिवहन और संचार। परिवहन से मेरा मतलब है कि रेल, ठीक है, और रोड, उसके साथ आपका वायु, ठीक है, और उसके बाद है आपका पाइपलाइंस, नहीं उसके बाद जल मार्ग, ठीक है, उसके बाद आपका पाइपलाइंस, है ना। और फिर संचार के जितने भी सारे आयाम हैं, संचार में आपका रेडियो है, टीवी है, मोबाइल फोन है। तो ये आपका नेक्स्ट हाफ ऑफ द टॉपिक है। आज विश्व के संदर्भ में बात करते हैं, कल के संदर्भ, कल के कंटेक्स्ट में हम भारत के लिए बात करेंगे, और भारत में कितने रोड, नए रोड डेवलपमेंट्स हैं, नई रेलवे लाइंस जो बिछ रही हैं, क्योंकि डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इश्यूज भी आपका एक टॉपिक है, जिसमें कि ये सारे डेवलपमेंट के यंत्र जो है वो आपको समझने हैं। ठीक है। अब पहली जो इन सब चीजों के विख्यात को तो हम समझ ही लेंगे, लेकिन परिवहन और संचार की आवश्यकता क्यों पड़ी?
इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सवाल है ना। ये क्यों पड़ा इसकी आवश्यकता। तो मैंने क्या कहा कि जिन प्रकारों से अर्थव्यवस्था में जटिलता आती चली गई, यानी अर्थव्यवस्था, तो पहली कारण क्यों पड़ी, तो यहाँ इसके दो पॉइंटर्स में हम जवाब भी देख सकते हैं। पहली तो अर्थव्यवस्था, एक मिनट, हाँ, पहला कारण अर्थव्यवस्था का वैश्विक होना, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है अर्थव्यवस्था का जटिल होना, ठीक है। तो पहले कारण पे पहले बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था आज के समय में क्या है। आज के समय में हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो वैश्विक हो गई है ना। हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक है। वैश्विक से मेरा तात्पर्य है कि यदि अमेरिका में मंदी आई तो भारत उससे अछूता नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा सेवा सेक्टर, आयात और निर्यात का सेक्टर, ये सब वैश्विक स्तर पर फैल चुका है, ठीक है। तो विश्व में अगर कहीं पे भी कोई ऐसी घटना होती है जिससे कि कहीं का भी ट्रेड, वाणिज्य और व्यापार जो है वो खतरे में पड़ जाए, इसका मतलब है कि हम आपस में वैश्विक स्तर पर जुड़े हुए हैं। यही एक कारण है जो हमें तीसरे विश्व युद्ध के प्रति रोकता है, क्योंकि इसके विरुद्ध दूसरे विश्व युद्ध तक हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो उस हद तक वैश्विक नहीं थी जिस पैमाने पर और जिस कनेक्टिविटी या जिस डायमेंशन पर आज यह वैश्विक है, ठीक है। इसीलिए भी हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जो है हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे मान लेते हैं अभी क्या हुआ रेड सी में, आप सबको पता है रेड सी में हुआ कि हाउथीज जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया वॉरफेयर, उन्होंने शुरू कर दिया वहां पे बॉम्बिंग। वहां से उस मार्ग, रेड सी के जल मार्ग से जाने वाली जितनी भी आयात और निर्यात की जहाजें थी उन सबको करने लगे बॉम्बिंग और काउंटर पार्ट। तो वहां पे क्या हुआ, फिर वापस से काउंट ओवर के लिए इजराइल आता है और उसके साथी जो देश हैं जो उसको कोऑपरेट कर रहे हैं वो सब आते हैं। इसमें क्या हुआ कि तेल के बहुत सारे जत्थे वाले जो जहाज थे वो रुक गए। और आपको पता है तेल आज की वैश्विक, कह सकते हैं कि वैश्विक स्वर्ण है ना। तो ये जो वैश्विक स्वर्ण है हमारा तेल या पेट्रोल, उसके बहुत सारे जो कैंस ऑफ या गैलन्स जो थे वो पूरे वहां जहाजों में थम के रह गए। अब क्या हुआ, तो वैश्विक तेल के दाम में क्या होता है, उछाल होता है, जिससे कि दुनिया भर के तेल के दाम तुरंत बढ़ जाते हैं, है ना। अगर एक जगह उछाल हुआ तो वो तुरंत ही दुनिया में बढ़ जाएंगे, ठीक। क्योंकि उसको भी संरक्षण करता है एक संस्थान ओपेक। ये संस्थानों को भी हम जानेंगे क्योंकि ये आपके डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हिस्से का सिलेबस का एक बहुत बड़ा भाग है ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस। तो ओपेक एक ऐसी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें कि ऐसे देश सम्मिलित हैं और वो सम्मिलित होकर ही पेट्रोल के दाम को निर्धारित करते हैं। वो तुरंत ही वैश्विक मुद्रा में पेट्रोल के दाम को बढ़ा देते हैं। ऐसे ही जब कोविड महामारी आई तो पेट्रोल का जो कच्चा तेल का जो वैश्विक दाम था वो घटकर 0 भी औसत में नहीं रहता है। कारण कि खरीदने की आवश्यकता कम हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, परिवहन के जितने भी आयाम थे, चाहे वो फ्लाइट्स हो, रेल हो, वो बंद हो गए थे। तो खपत उतना हो नहीं रहा था। क्योंकि खपत हो नहीं रहा था तो आयात निर्यात भी जो था वो उसमें अवरोध पैदा हुआ और दाम घट गया, ठीक। तो इस तरीके से अगर हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक है तो हमें परिवहन और संचार की भी आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब वैश्विक है तो क्या है, हमें वहां तक पहुंचना भी है, उपभोक्ताओं तक पहुंचना है, विश्व के हर एक कोने तक पहुंचना है, इसीलिए परिवहन की आवश्यकता है। और जहां नहीं पहुंच पाएंगे परिवहन के माध्यम से, वहां संचार के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। तो इन कारणों से हमारे
जो है परिवहन और संचार का जो पूरा पूरा सिस्टम है उसकी आवश्यकता पड़ती है। जटिल भी हो गई है, यानी कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है वो कंपनी किसी अन्य देश की हो, तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो संचार के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो कंपनी है उसको भी संचार की आवश्यकता है, मुझे भी संचार की आवश्यकता है। तो इस जटिलता को कॉर्नर करने के लिए, इस जटिलता के भीतर थोड़ा भरोसा लाने के लिए भी हमें संचार की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ये परिवहन और संचार भी हमें अलग ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्लास शुरू करेंगे, वहां से हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, तो हमने आवश्यकता पे बात कर ली। ठीक है, अब परिवहन होता क्या है? तो परिवहन की सबसे सरल भाषा यदि हम समझें तो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा वस्तु के पहुंचाने के क्रम को
परिवहन कहते हैं। ठीक है, ये परिवहन सीधा और सरल परिभाषा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देना, यह परिवहन है ना। और इसी के संगठित स्वरूप को, यानी कि संगठित मतलब कि हो सकता है कोई वस्तु जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाज के माध्यम से आ रही है, जल मार्ग से आ रही है, फिर उसको रेल के माध्यम से एकदम सुदूर इलाकों में पहुंचाया गया और रोड के माध्यम से आपके घरों तक पहुंचाया गया। तो इस पूरे सिस्टम यानी प्रणाली को हम कहते हैं परिवहन जाल। ठीक है, परिवहन जाल कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है परिवहन की विधाएं। आज मैं विधाएं पढ़ा देती हूँ, तो कल की क्लास में सिर्फ भारत के संदर्भ में उन पे हो रहे विकास, कुछ प्रमुख मार्ग, ये सब पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज हम परिवहन की विधाएं देखते हैं। तो परिवहन की सबसे प्रमुख विधा है सड़क, है ना। अब सड़क की विशेषता क्या है? तो अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का आप कह सकते हैं कि संचलन स्थल पर घरों तक होना जो है वो किससे हो रहा है? वो सड़क परिवहन से। क्यों? क्योंकि सड़क परिवहन जो है वो क्या है? परिवहन के यंत्र आज आप देख सकते हैं घरों में उपलब्ध हैं। आप कोई बोले कि यार बैंक से लोन ले रहा हूं, कोई बात नहीं दिलीप, जितनी है वो रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोग देख लीजिए। तो कोई आपसे कहे कि मैम या मुझसे आके कहे कोई बच्चा कि मैम मैं बैंक में लोन जा रहा हूँ पास कराने, तो बोलूँ क्यों? तो कोई बोलेगा कि मैम सोच रहा हूँ हवाई जहाज खरीद लूँ। तो क्या ये संभव है? नहीं है। लोग खरीदते हैं, बहुत पैसे वाले कैपिटलिस्ट मॉडल्स में तो प्राइवेट जेट्स हैं लोगों के पास, लेकिन यदि हम मेजॉरिटेरियन की बात करें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आबादी का, वो क्या खरीदता है? वो खरीदता है 4 चक्का वाली गाड़ी। यही खरीदता है ना। या क्या खरीदता है? खरीदता है स्कूटी। या क्या खरीदता है? खरीदता है बाइक। किसान क्या खरीदेंगे? खरीदेंगे ट्रैक्टर। और कुछ और लोगों को यदि रोजगार चाहिए, तो रोजगार कैसे? परिवहन संबंधी रोजगार चाहिए, तो लोग खरीदेंगे ई रिक्शा, टेम्पो, ऑटो, है ना, और मिनी ट्रक्स। ठीक है, अब इनसे कैसे जुड़, अब परिवहन देखिए, परिवहन के साथ जुड़ गया सेवा, आज का तकनीकी सेवा। तो परिवहन तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ सेवा सेक्टर ने इंडस्ट्री कैसे बना दी? उबर, ओला, पोर्टर, है ना। इसने आपके सेवा, परिवहन संबंधित सेवा को मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा आपके फिंगर्स तक पहुंचा दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सड़क परिवहन प्रणाली जो है ना, वो हमारे हाथ तक, हमारे घरों तक है। बाकी अन्य मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, या अन्य प्रणाली जो है, या अन्य कह सकते हैं आप विधाएं हैं, उन तक पहुंचने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इसी परिवहन प्रणाली से होकर जाना पड़ेगा। और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा फ्रेंडली है ना। इस सड़क प्रणाली से जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा फ्रेंडली है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि पुराने जमाने में भी जो ट्रांसपोर्टेशन था,
ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का पूरा प्रणाली जो है पुराने जमाने में भी था। तो कैसे होते थे? तो उस टाइम पे रथ थे जो समतल इलाकों पे चला करते थे, है ना। पालकी होती थी, हाथी घोड़े ये सारी चीजें होती थी, ठीक है। और क्या होता था? रथ के साथ बैलगाड़ी, जो किसानों के पास या रैयतों के पास होती थी। रथ जो है वो राजा महाराजाओं के पास होती थी, हाथी घोड़े। तो उस टाइम पे एनिमल सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा किया जाता था। आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप जाएं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो खच्चर, वैष्णो देवी, खच्चर पे सामान ढोकर पहाड़ों पे ले जाया जाता है। कारण कि वहां के ऊंचे नीचे उच्चावच इलाके में गाड़ी जो है वो नहीं जा पाएगी या कोई और माध्यम ऑफ परिवहन विधाएं नहीं जा पाएंगी। इसीलिए आज भी वहां पर एनिमल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है, जो प्रिमिटिव यानी कि पुराने जमाने से चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सड़क परिवहन है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो कह सकते हैं कि यह सड़क परिवहन विधा जो है वो घरों के दरवाजों तक सुविधाएं मुहैया कराती हैं। घरों के दरवाजों तक सामान को छोड़कर आती है। कोई और परिवहन विधा के साथ इस तरह की विशेषता जुड़ी हुई नहीं है। ये विशेषता यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम विश्व को पूरे समूचे देखें तो विश्व की सड़क प्रणाली जो है वो बहुत ही ज्यादा घनी है। घनी है क्यों? क्योंकि सड़क परिवहन विधा या प्रणाली की आवश्यकता मनुष्य जीवन के विकास के लिए सबसे ज्यादा अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे विश्व के कुल मोटर वाहन चलाने वाले योग्य सड़कों की लंबाई लगभग 150 लाख किलोमीटर की है। 150 लाख किलोमीटर, इतना सड़क का पूरा घना जाल जो है समूचे विश्व में फैला हुआ है, जिस पर कि आप सुनिश्चित तौर पर जो है वाहनों को चला सकते हैं, ठीक। अब आगे देखें तो हाँ, सड़कों पर यातायात नाटकीय वृद्धि, यह सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों को अनुरूप विकसित कर पाए हैं। सड़क जो है परिवहन और संचार और सेवा संबंधी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुदृढ़ सुविधा पहुंचाने वाले क्षेत्र की तरह देखे जा सकते हैं। कम समय में विश्व के अधिकांश नगरों में सड़क परिवहन सेवा के द्वारा ही जो है आज की आर्थिक विकास दर की रूपरेखा लिखी गई है, ठीक। ये है। अब बेहतर कल के लिए जो है हमें सड़कों के निर्माण पे जोर उन क्षेत्रों में देना होगा जहां पर अभी भी विकास की रूपरेखा जो है वो पहुंची नहीं है। तो कहीं पे भी अगर हमें विकास पहुंचाना हो ना, तो हम वहां पे क्या करते हैं? सबसे पहला निर्माण होता है सड़क का। क्यों? क्योंकि सड़क जो है एक पूरे कम्युनिटी को, एक पूरे सिस्टम को क्या करता है? मेन स्ट्रीम शाखा से जोड़ देता है, शहर से जोड़ देता है। शहर आने के जो रास्ते हैं वो अगर बन जाएं हर गांव से, तो वहां की अर्थव्यवस्था, वहां का शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, इन सब को सही समय पर सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक चीज है सड़क परिवहन के साथ। अब यहाँ पर विश्व के संदर्भ में देखें तो महामार्ग वो रोड है, पक्की रोड है, जो दूर स्थानों को या दो बड़े शहरों को जोड़ने का काम करती है। महामार्ग, तो यह क्या है? महामार्ग दुरुस्त स्थानों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ये एक से दूसरे शहर तक ले जाने का काम कौन कर रहा है? महामार्ग कर रहा है। महामार्ग कैसे होते हैं? ये महामार्ग 4 लेन के भी होते हैं,
8 लेन के भी होते हैं, 12 लेन के भी होते हैं। 12 लेन कैसे? तो फ्लाईओवर्स का मॉडल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो महानगरों में देखने को मिलता है ना। तो ये सारे जो हैं सिस्टम, रोड सिस्टम जो है वो महामार्ग के हैं। ये इसको कैसे बनाते हैं? ये बनाते हैं घनी, ठीक है। और क्या बनाते हैं? तो ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए कहाँ? अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में जनसंख्या वाले क्षेत्र में जहां पर घनी आबादी है और घनी आबादी के अनुपात में वाहन भी अधिक हैं, है ना, वाहन भी अधिक हैं, उन क्षेत्रों में महामार्गों का निर्माण किया जाता है। यानी उन क्षेत्रों की पहले नापी की जाती है, मैपिंग की जाती है, प्लानिंग की जाती है और महामार्गों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जैसे फ्लाईओवर्स, लेन, पुल, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, ये सब जो है महामार्गों के ही कह सकते हैं आप आयाम हैं, ठीक। और अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो इन महामार्गों के बनाने के औसत में सबसे अधिक है, ठीक है। अमेरिका सबसे ज्यादा है, उसके साथ ही चीन, कनाडा और यूएसए और कनाडा के बीच में है आपका ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, जो कि पश्चिम यूएसए और कनाडा को जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, महामार्ग के संदर्भ में ट्रांस कनाडा महामार्ग एक विशाल महामार्ग है जो कि सड़क परिवहन प्रणाली को बहुत ज्यादा सुविधा मुहैया कराता है, ठीक है। उसके बाद सड़कों की आवश्यकता और जरूरत क्यों है? तो सड़क जो है छोटी दूरी के लिए उपयुक्त है ना। छोटी दूरी जब हमें जाना हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो सड़कों के परिवहन यंत्र को लेना हमारे लिए ज्यादा सही है, ना कि रेल के परिवहनों को, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, विश्व के कुछ प्रमुख महामार्ग हैं जिसको कि आप देख सकते हैं। तो विश्व के कुछ प्रमुख हैं, रूस के यूराल से यूरोप की तरफ, यूराल माउंटेन होते हुए, यानी यूरेशिया में उराल महामार्ग एक प्रमुख महामार्ग है, ठीक है। तो इस तरीके से वैश्विक स्तर पर अफ्रीका में अल्जेरिया से ग्युआना, यानी अल्जेरिया से ग्युआना के बीच में एक बहुत प्रमुख महामार्ग है। तो इस तरीके से वैश्विक स्तर पर आपको बहुत सारे प्रमुख महामार्ग दिखेंगे। यूरोप जो है वो ट्रांस यूरोप महामार्ग है, जो समूचे यूरोप को जोड़ता है, चाहे वो पश्चिम पूर्व से पश्चिम की तरफ हो, जिसमें आपका आ गया चेकोस्लोवाकिया आ गया, उसमें आपका बोलिविया आ गया, हंगरी आ गया, इसको जोड़ता है वो स्पेन, पुर्तगाल, इन सब देशों से। तो इतने बड़े महामार्ग जो हैं वो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो महामार्ग के साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो सीमावर्ती सड़कें भी हैं, है ना। यदि दूसरे प्रकार की बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अभी हम भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो
सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कें क्या हैं? तो दो देश ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों की सीमा के बीच में जो सड़क निर्माण है, जो इन दोनों के बीच में है, वो हो गया आपका सीमावर्ती सड़कें। इनकी आवश्यकता क्यों है? सीमाओं पे हमें सड़क निर्माण की आवश्यकता क्यों है? सीमाओं पे सड़क निर्माण की आवश्यकता सबसे अधिक है, कारण कि वहां पे परिवहन क्षमता को बढ़ाकर ही हम वहां की निगरानी को और ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा कि जब भी ऐसी अराजकता फैले या जब भी ऐसे युद्ध की स्थिति फैले, तो इन्हीं परिवहन यंत्र प्रणाली के माध्यम से हम अपनी आर्मी तक जो है आर्टिलरीज को, गन्स को, अन्य चीजों को पहुंचाने में समय हमें नहीं लगेगा, है ना। तो ये चीज जो है ये आपको ध्यान रखना है कि सीमावर्ती जो सड़कें हैं वो सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मेन स्ट्रीम क्षेत्र से जोड़ती है जो सीमाओं के क्षेत्र में रह रहे हैं, और सैन्य शिविरों, गांवों तथा देशों के विकास के पटल को एक नया आयाम देती है। ठीक है, और महामार्गों में एक और महामार्ग है, चीन का सबसे प्रमुख महामार्ग, जो कि क्रिस क्रॉस है। इस तरीके से है क्रिस क्रॉस, यह वियतनाम के सीमा से लेकर संघाई, ग्वांजाओ, इन सारे बड़े शहरों को एक साथ जोड़ती है। और तथा एक नवीन महामार्ग जो है वो चीन के मंचूरिया से जुड़ता हुआ तिब्बत की तरफ निर्मित हो रहा है, जो कि चेंगू और लहासा, जो कि तिब्बत का ऊपर का पात्र है जहां पे ब्रह्मपुत्रा बहती है, चेंगू और लहासा में भी जो है वो महामार्ग निर्माण किया जा रहा है। चलिए, तो सड़क निर्माण पे हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं रेल मार्ग पर। ठीक है, नहीं, ऑफलाइन क्लास तो नहीं चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे बंद कर दी गई हैं कुछ कारणवश। कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं हैं ऑफलाइन क्लासेस रन करने के अभी, तो इस कारण से जो है ऑफलाइन क्लासेस को तत्कालीन स्थिति में बंद किया गया है। ठीक है, तो अब है आपका रेल मार्ग। अब इसकी आवश्यकता क्यों है रेल की? तो यदि हम रेल के ढांचे को देखें, है ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैरियर्स जुड़े हुए आपस में दिखते हैं। ये लंबे ढांचे वाले रेल जो हैं बहुत सारे कैरियर्स के साथ क्या करते हैं, तो उत्पादक सामानों या वस्तुओं को थोक में या ज्यादा मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सफल हैं। दूसरा कि इसमें ऊर्जा का खर्च भी रोड के मुकाबले कम है, और पैसेंजर कैरी में मतलब कि लोग यानी पैसेंजर कैरी में भी इनकी क्षमता अधिक है। तो कुल मिलाकर रेल मार्ग जो है किसी भी देश के सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाता है, एक अहम भूमिका निभाती है।
ठीक है, तो ये आपका रेल मार्ग है। अब वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें तो यूरोप में ज्यादातर जो है संघतम यानी कि घनत्व जो है वो रेल मार्ग का है, चाहे वो ट्रैम हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो इंटर रीजन रेलवे हो, यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में भी वहां पे रेलवेज चलती हैं यूरोप में। ठीक है, तो इस संदर्भ में भी जो है यूरोप की अगर हम सतत विकास लक्ष्य के उसको देखें, पॉइंट को देखें, तो रेल मार्ग और रेलवे के पूरे पूरे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के साथ ही वहां पे क्या है, पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि 100% क्या है, इलेक्ट्रिफाइड है। वहां की रेल जो है वो 100% इलेक्ट्रिफाइड है, प्रदूषण जो है वो 0 तक पहुंचने वाला है। तो रेल मार्ग से हम ये देख सकते हैं कि रेल मार्ग से हम ये समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के सतत विकास को, किसी भी क्षेत्र की उत्पादक क्षमता की, परिवहन क्षमता के लक्ष्य को, या वहां के पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी को जो है बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में रेल मार्ग या रेल जो है वो एक बहुत बड़ा आयाम है। ठीक, हाँ, अब यहाँ पे टनल्स द्वारा भी चलती हैं, विश्व में बहुत सारी प्रमुख रेल सिस्टम है, जैसे सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है रेलवे में, यानी कि टनल्स है ना। सुरंग मार्ग लंदन से पेरिस, यानी कि ब्रिटेन से फ्रांस, 2 देशों के बीच में रेल चल रही है। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छा है ना, किसी 2 देशों के बीच क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी अच्छे बने हुए हैं, परिवहन संचालन भी सुरक्षित है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारी मूवीज में भी आप देख सकते हैं, जैसे क्वीन मूवी है कंगना रनावत की, क्वीन देखी है आप लोगों ने? क्वीन में क्या है, तो वो जाती है पहले पेरिस, ठीक है, फिर पेरिस से वो जाती है हाँ आई थिंक पेरिस जाती है, फिर पेरिस से ही लंदन जाती है और वाया ट्रेन जाती है। यहाँ पे यदि हम भारत से नेपाल जा रहे हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है, हमें लेना पड़ता है फ्लाइट। ठीक, या हम भारत से कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मान लीजिए बांग्लादेश, तो हम हवाई यात्रा करते हैं। भारत और पाकिस्तान या भारत और बांग्लादेश या भारत और नेपाल के बीच में रोड माध्यम बहुत ज्यादा सुदृढ़ हैं, बसेस चलती हैं और भी चीजें चलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रेल मार्ग को और विकसित और सतत विकास के लक्ष्य के तहत बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, रूस के रेल मार्ग जो है, क्योंकि रूस आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा देश है, रूस ने भी अपने रेल मार्ग क्षमताओं को दुरुस्त किया है, कारण कि परिवहन क्षमताओं को, पैसेंजर कैरिंग क्षमताओं को, उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाने के माध्यम से। क्यों? क्योंकि कम लागत में, कम तेल के खर्च में वो अधिक परिवहन क्षमता का विस्तार कर सके, इसीलिए रूस ने रेल के उसको जो है बहुत ज्यादा विकसित किया है। जैसे उराल से पश्चिम रूस जो है आपका साइबेरिया तक जो है 90% भाग में रेल मार्गों का जो है वो प्रमुख विस्तार रशिया ने भी किया है। उत्तरी अमेरिका के सर्वाधिक रेल मार्ग तंत्र हैं जो कि वहां के सतत विकास को पूरा करते हैं, जिसमें कि यसक, अनाज, इमारती जरूरतें, ये सारी चीजों का जो उत्पादन है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है। कनाडा का रेल मार्ग क्षेत्र जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र है भारत की तरह, यानी कि उद्योग के संदर्भ में बात करें तो स्वामित्व के संदर्भ में वो आज भी गवर्नमेंट सिस्टम का भाग है, जैसे कि भारत में है। ठीक, हाँ, अब यहाँ पर जो है अफ्रीका के रेल मार्ग को यदि देखें, जहां साउथ अफ्रीका जो है सोना और हीरा का क्षेत्र है, खनन के उपयोग से देखें तो साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा गोल्ड और डायमंड माइंस है, तो वहां पे भी रेल मार्ग को सुनिश्चित किया गया है, जिसके द्वारा जो है परिवहन क्षमता, उत्पादन के सामानों के पहुंचाने की लागत क्षमता को घटाने के लिए वहां पे भी रेल मार्ग को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, ये कैसे सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करता है, इस पर मैं एक आर्टिकल के साथ कल क्लास में डिस्कस करूंगी टॉपिक्स को, कि आप थोड़ा सा अपने आंसर राइटिंग में भी उसको फॉर्मुलेट कर पाए। राजकुमार,
ये तो मैं नहीं बता सकती कि कब से ऑफलाइन चलेगी, कारण कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और उसके साथ ही हम लोग उसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर पा रहे हैं, उसी के साथ हम लोग अपना जैसे ही वो खुलता है या कंटिन्यू वो ये लेकर आए कि ऑफलाइन ही चले, ऑनलाइन ही चलेगा अब क्लासेस, हो सकता है ये भी प्रोटोकॉल निकल कर आ जाए, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रेल मार्ग हैं जिसको आपको समझना है। तो क्या है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग मतलब दो महाद्वीपों के बीच यानी रशिया से पूर्वी यूरोप के बीच चलने वाली रेल मार्ग को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। ठीक है। फिर पार साइबेरियन, तो पार साइबेरियन मतलब रशिया के पश्चिमी भाग में जो रेल मार्ग है उसको कहा गया है पार साइबेरियन, यानी कि एकदम जो सॉरी पूर्वी भाग जो है रशिया का, एक्सट्रीम जो ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट, ये किसी देश यानी लगा लीजिए 4-5 देश के सम्मिलित है कि रशिया के पश्चिम से आप पूरब की तरफ जाएं तो लगभग 5 देश जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रेल मार्ग है जिसको देखने की आवश्यकता है। फिर है आपका पार कैनेडियन, जो कि आपका मॉन्ट्रियल ओटावा यानी कि ईस्ट टू वेस्ट चलती है, पूरी बड़ी रेल वाली वो भी है। और संघ और प्रशांत रेल मार्ग, यह रेल मार्ग अटलांटिक तट न्यूयॉर्क से क्वीनलैंड, शिकागो, अल्मोहा, इवांस यानी कि इधर से शुरू होके पैसिफिक अटलांटिक ओशन के तट से शुरू होके पैसिफिक ओशन के तट तक जो रेल मार्ग चलती है वो है संघ और प्रशांत रेल मार्ग। ठीक इस तरीके से ही आपके कुछ और प्रमुख रेल मार्ग हैं जो कि आपको दिमाग में होने चाहिए और नाम से ही आपको याद हो जाएंगे, ऐसे हैं वो कि आप जब नाम पढ़ें तो आपको उसका मैप डिस्टेंसिंग खुद ही समझ में आने लगे, ये यहाँ पे समझ में आता है। तो रेल मार्ग विश्व के संदर्भ में हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, भारत के संदर्भ में हम लोग कल इस पे बात करेंगे। प्रमुख रेल मार्ग कौन से हैं, जोन्स क्या हैं, कितने जोन्स हैं भारत में रेलवेज के, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। साउथ ईस्टर्न जोन ऑफ रेलवे इंडिया में कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा क्षेत्र इसमें आता है, इस तरह के सवाल यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट परिवहन का जो विधा है वो है जल परिवहन। जल परिवहन, ठीक है। तो जल परिवहन अगर हम देखें तो सबसे आदिकालीन परिवहन प्रणाली का एक भाग है। यानी सड़क और जल, ये दोनों परिवहन विधा जो है ये बहुत समय से चलती आ रही है। रेल तो इंजन के बनने के बाद शुरू हुआ, वायु गतिमान तो हमने तकनीक और क्या कह सकते हैं
हाँ, तो हम बात कर रहे थे जल परिवहन पर। तो समुद्री मार्ग जो है प्रमुख देशों के तट हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क, कराची, मुंबई, शंघाई, टोक्यो, ठीक है, केप टाउन, डर्बन, माउंट वीडियो, पिंट्रेसिंग, इस तरीके के जितने भी शहर हैं, लंदन, ये सारे शहर के जो प्रमुख पोर्ट्स हैं वो जल परिवहन मार्ग के केंद्र हैं। ठीक है, क्लास में जो प्रमुख रूट्स हैं जल मार्ग के वो भी बता दूंगी। कल की क्लास में सुएज कनाल, पनामा कनाल, प्रमुख जो भी वैश्विक स्ट्रेट के रास्ते हैं वो भी कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। तो ये आपका समुद्री मार्ग बताने वाला है। ठीक है, और कितने प्रमुख समुद्री मार्ग हैं ये भी कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके जल परिवहन और जल मार्ग को हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे। इसी के साथ भारत के संदर्भ में भी जल मार्ग को डिस्कस हम लोग कल की क्लास में और विख्यात रूप से करेंगे। कल की क्लास मुख्यतः जो है आपके परिवहन संचार विश्व और भारत के ही संदर्भ में रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे आपके प्रीलिम्स में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। प्रमुख रेल मार्गों पर सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी में, ट्रांस साइबेरिया का मैप देकर कि ये कौन सा रेल मार्ग है। ठीक है, इस तरीके के सवाल मैं फिर कह रही हूँ, मैप बेस्ड सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे परिवहन और संचार के चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इन सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस की तैयारी आपकी प्रीलिम्स के संदर्भ में अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ध्यान आपको रखना है। इसके साथ ही आपको परिवहन और संचार के चैप्टर की तैयारी भी करनी है। कल की क्लास में जितने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं दे पाऊँ वो दे दूंगी, ताकि आप जो है अच्छे से इसको कवर कर पाएं। ठीक।